नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मेरी तैयारी की रणनीति क्या रहती है, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने वर्ग 3 में कौन सी बुक्स को फॉलो किया था। काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था कि भैया आप बताइए कि आपने कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, तो आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। किस तरीके से मैंने तैयारी करी थी वर्ग 3 के भी बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अब मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी बुक्स को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप भी समझ पाएँ कि कैसे हमें तैयारी करनी है। हो सकता है कि आपकी कहानी मुझ में देखने को मिल जाए, या आप कुछ थोड़ा बहुत भी यदि वीडियो से सीखने को आपको मिलता है यहाँ से, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग 3 के बारे में। मैं उसके बाद में मैं अपने अदर एग्ज़ाम्स पे आऊँगा कि आप भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 के बारे में मैंने वैसे भी लगभग एग्ज़ाम से 3 महीने पहले अपनी स्वयं की स्ट्रेटेजी वहाँ पे शेयर की हुई थी यूट्यूब पे। मैंने शायद कुछ लोगों ने देखी भी होगी, लगभग 17 से 18 मिनट की वीडियोस थी। उसमें मैंने आपको जो भी जिन बुक से मैं तैयारी कर रहा था, कहाँ से मॉक लगा रहा था, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हुई हैं। मैं वो वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का यहाँ पर बता देता हूँ। यदि आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है मेरी वर्ग 3 की तैयारी के बारे में, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया, और वो भी एग्ज़ाम से पहले मैंने वो वाली वीडियो बनाई हुई थी। ओके, सो हम अब बात करते हैं हल्का फुल्का वर्ग 3 के बारे में। कि सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने सीडीपी कहाँ से तैयार करी थी। मैंने सीडीपी एक यूट्यूब पे एक सर हैं, आपने नाम सुना होगा, अंकित सर करके, और एक वैष्णव सर भी हैं, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के हैं। खास करके हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छे टीचर्स माने जाते हैं, बहुत ही अच्छा समझाते हैं। लगभग 70 से 80 वीडियो का उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सर्च करेंगे उत्कर्ष साइकोलॉजी बाय उत्कर्ष क्लासेस या साइकोलॉजी बाय अंकित सर, तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। लगभग 70 से भी अधिक वीडियो हैं। वहाँ से साइकोलॉजी, आपका जो मनोविज्ञान है, बाल विकास है, वो बहुत ही अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको यूट्यूब से करना है तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके में बनाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए थे साइकोलॉजी के, और ये वाले नोट्स वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और भी अदर एग्ज़ाम, KBS हो गया, DSSS भी हो गया, NBS हो गया, जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, रीट हो गया, उन सभी में ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैंने ये सारे नोट्स यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में बनाए हुए थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मैंने ये लिख रखा है कौन कौन से टॉपिक हैं। कुछ 2-3 टॉपिक अभी नहीं लिखे हैं, यहाँ पे कुछ थॉट्स वगैरह लिख रखे हैं, जो कि स्टार्टिंग करने से पहले मैं इनको कभी कभार देख लिया करता हूँ। और इसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, कुछ हाईलाइट किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स मैंने इनका रिवीजन किया है, तो लगभग काफ़ी हद तक ये चीज़ें मुझे याद हो गई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं या कुछ परिभाषाएं हैं वो भी मैंने लिख रखी हैं। मतलब देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक वे में मैंने बस आपको एक बार मेहनत करनी है साइकोलॉजी पे, ठीक है, मनोविज्ञान पे, ताकि आपको आगे चल के ये वाले नोट्स हमेशा काम आए। एक बार मैंने नोट्स बनाए हैं, अब मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, अब बस मैं MCQs की प्रैक्टिस करते रहता हूं। जहां पर भी MCQ मिलते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस करता हूं। नोट्स मेरे पास अब तैयार रखे हुए हैं। थॉर्नडाइक के बारे में लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे से, उनके सारे नियम लिखे हुए हैं, उपनियम लिखे हुए हैं, ये सब कुछ। मतलब देखा जाए तो इसमें लगभग एक रजिस्टर मैंने भरा हुआ है। इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ है सिस्टमेटिक वे में। सिद्धांत हैं कौन कौन से इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं बुद्धि मापन के बारे में। और यहाँ पे कुछ पिछड़े बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, सभी के बारे में, सृजनशीलता के बारे में, सब कुछ इसमें सिस्टमेटिक मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार आपको
मनोविज्ञान के नोट्स आपको एक बार बनाने हैं। आप चाहें तो किसी का कोर्स फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लगभग 1400-1500 रुपये वाला एक ऐसा कोर्स लें जिसमें कि लगभग आपके सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएं। बस एक बार आप कर लीजिएगा, आप ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़िए। ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, और यदि आप क्लास मिस भी कर देते हैं ऑनलाइन में तो आपको वो आप उसे बाद में भी देख सकते हो, 2 बार भी देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो। ऑफलाइन में ऐसी सुविधा नहीं होती है, और ऑफलाइन में उतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि मतलब खास करके टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप ऑफलाइन करें। तो हाँ, एक माहौल ज़रूर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो ये भी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन करते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास में स्टडी रूम है, आपके पास एक सुविधा है कि आप घर पे भी ऑनलाइन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, तो आप निश्चित ही एक 1400, 1500 या 2000 तक का आप एक ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा, जो भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं उनका। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ऐसी संस्था का कोर्स लीजिएगा जिसमें काफ़ी अच्छे टीचर्स होते हैं, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप हर किसी का कोर्स मत लीजिएगा, ठीक है। सोच समझ के लीजिएगा, आपको किसका समझ में आ रहा है, किसका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और केवल ऑनलाइन कोर्स लेने से ही एग्ज़ाम नहीं निकलता है, उसके अलावा भी हमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। ऑनलाइन कोर्स एक मार्गदर्शन के तौर पे हमें काम करता है, और बाकी की जो तैयारी है वो हमारी सेल्फ स्टडी पे होती है। वर्ग 3 में भी यही हुआ है। इस बार ऑनलाइन कोर्स या जो भी आपने या मैंने किसी ने भी परचेज़ किए थे, उनमें से इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, अलग ही पूछा गया है। इन्होंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया और अदर स्ट्रेटेजी को अपनाया, उनका थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। ऑनलाइन के भरोसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आप मेरे नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, 30 में से 30 नंबर का आपका इसमें से फंस जाएगा, 100% आपका यहाँ से आ जाएगा। लेकिन ये साफ बाल विकास है, CDP है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता। जो पेपर होता है वो एक अलग लेवल पे बनता है, कॉन्सेप्चुअल बनता है, कुछ फैक्ट भी दे देते हैं तो अलग तरीके में पूछ लेता है, तो हम एक चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आप अपनी बुक भी बताइए, तो बुक के नाम पे मेरे पास बाल विकास में बस यही चीज़ है। मैंने ये नोट्स बनाए थे बाल विकास में, इसके अलावा मैंने बाल विकास की कोई सी बुक्स नहीं ली। हाँ, MCQ की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा करी थी, लगभग इसके MCQ मैंने 1000 के समथिंग तो लगा लिए होंगे, और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा हुआ था। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरी हो गई थी मॉक से काफ़ी अच्छी हो गई थी। और जो वर्ग 1, 2, 3 या जो भी एग्ज़ाम है ना, उनमें भी ये तैयारी काम आने वाली है। बस उसमें इनको रिवीजन करके और मॉक टेस्ट की तैयारी चलेगी। ये हो गया। इसके बाद में पर्यावरण का बता देता हूँ। पर्यावरण का सबसे पहले मैंने किया था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की मैंने EVS करी थी। उससे भी पहले मैंने जियोग्राफी मैंने पूरी कवर कर रखी थी। जियोग्राफी में हम बात करें तो 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की जो NCERT होती हैं, ये मैंने इनका भूगोल अच्छे से कर रखा था, तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई थी। और मैंने साइंस भी पहले कर रखी थी CTET के लिए, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक लगभग 2 बार रिवीजन भी है, तो उसके नोट्स तो नहीं बनाया, बस मैंने वहीं पे हाईलाइट कर दिया है। साइंस है, EVS का भी वहीं से, EVS का, हाँ EVS का मैं आपको बताता हूँ। EVS की, हाँ लूसेंट, चलिए अभी वो मिल नहीं रही कहाँ पे है लूसेंट। हाँ, लूसेंट से भी मैंने EVS के कुछ टॉपिक करे थे, जैसे कि अपना डिसीज़ वाला हो गया है, डिसीज़ के बाद में सोलर सिस्टम हो गया है, सोलर सिस्टम भी मैंने लूसेंट से किया हुआ था। स्पोर्ट्स वाला हो गया, वो मैंने लूसेंट से किया हुआ था। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लूसेंट में अच्छे दिए थे, तो मैं जैसे कि GK वाला पोर्शन होता है, या पर्यावरण वाला जो पोर्शन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है, वो मैंने लूसेंट से किया था लास्ट डेज में। और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैंने YouTube पर उनकी वीडियोस देखी थी कि इसमें से, जैसे कि मान लीजिए हमने इसरो के बारे में किया, तो इसरो के टॉप 50 क्वेश्चंस हमने वहाँ से देख लिए। ऐसा आपने भी किया होगा। इसमें क्या है कि अपना ठीक है, अच्छे से हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हाँ, और मैथ्स की बात करते हैं हम। मैंने मैथ्स थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मैंने अच्छे से लिख रखा है, पूरा बना रखा है, कि आगे चल के वर्ग 3 के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें ये हेल्प करने वाला है। तो लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे इसमें, बस एक चैप्टर नहीं कर पाया अभी मैं, लिखा नहीं है वो। बाकी सारे चैप्टर जो भी परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखी हैं, बस रिवीजन करना है मुझे, बस रिवीजन करता रहता हूँ मैं इनका।
तो एक बार अच्छे से आपको मैथ करना है, बाकी ये लगभग कंपटीशन वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको हेल्प करने वाला है। बस एक बार मेहनत कर लीजिए, उसके बाद में रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगता है। आपने 10th और 12th में देखा होगा, एक दिन में 2 दिन में आप एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया करते थे आप। तो यहाँ पर भी वो पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरत है नोट्स बनाने की। तो मैंने मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। ये कुछ जियोमेट्री के नोट्स भी यहाँ पर मैंने बना रखे हैं, जो भी काम आए थे। वर्ग 3 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो यहाँ से देखने को मिल गए थे। इसके लिए आप YouTube पे किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा आप एक बार अच्छे लेवल का तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि केवल हम वर्ग 3 या वर्ग 2 की तैयारी करेंगे या वर्ग 1 की, तो उसके लेवल का थोड़ा सा हाई लेवल का करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी के मैंने नोट्स बनाए हुए थे, वो नोट्स अभी मेरे पास नहीं है, मैंने किसी को दिए हुए हैं तो उनके पास हैं। और उसके बाद में ये लुसेंट जनरल नॉलेज है, मैंने यहाँ से EVS करी थी। इसके बाद में ये है अपनी अरिहंत की बुक, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। शायद आपने भी इसके बारे में लगभग 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, जिसमें से कि एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला था। चलो ये तो अलग बात है, लेकिन एक बार मैंने इसको पढ़ा हुआ था और एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने इसकी EVS भी कंप्लीट करी हुई थी कि चलो EVS सेक्शन किया था। और इस बुक ने मुझे कहाँ पे हेल्प करी थी, ओनली कंटेंट क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, बस उसमें हेल्प करी थी। सिलेबस क्या है उसमें हेल्प करी थी। मैं बस इसका यूज़ इसीलिए करता था कि पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, बस यही देखा करता था। वैसे मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया खास करके मैथ EVS को, क्योंकि इसमें अलग ही लेवल का पूछा गया था। हाँ, हिंदी का कुछ मैंने यहाँ से भी किया हुआ था। ये लुसेंट है, इसमें MCQ खासकर अलंकार और छंद मैंने यहाँ से किए हुए थे, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। और अभी ये मेरा CTET का सिलेबस है। वैसे इसमें भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं CDP के, आप यहाँ से देख करके उन्हें फॉलो कर सकते हैं यदि आप CTET की तैयारी। और ये है अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का सिलेबस मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसमें TGT, PRT और TGT दोनों का सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज आपको बताया गया है, नंबर वाइज आपको बताया गया है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो भी बता रखा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे कुछ और एग्ज़ाम्स के बारे में लिख रखा है, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। यहाँ पे KBS PRT TGT एग्ज़ाम पैटर्न लिख रखा है, CTET का लिख रखा है, और भी एग्ज़ाम्स हैं ऊपर। लगभग 6-7 एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने यहाँ पे खुद टाइप करके मैंने ये बनाया हुआ है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या हमें तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ कितने मिनट का पेपर होता है, माइनस मार्किंग किस एग्ज़ाम में होती है, किस में नहीं होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम में मैं एलिजिबल हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ये टाइम टू टाइम मैं इनको देखता रहता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे लगभग ये तो संस्कृत के बारे में। संस्कृत का तो मैंने आपको बताया था, 6ठी 7वीं 8वीं की मैंने NCERT करी हुई थी, और संस्कृत के कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का एक कोर्स लगभग 1499 रुपये में मुझे मिल गया था लॉकडाउन में, तो मैंने वो ख़रीदा हुआ था ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बन जाए। वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे, तो उसने भी हेल्प करी थी। उसके अलावा सबसे बड़ी हेल्प हुई थी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट ने जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो काफ़ी अच्छी कर दी थी। चीज़ों को समझना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है, वो मॉक टेस्ट से हो गया था। ओके, इसके बाद में कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हर पथ विजय पथ, ऐसी कुछ मोटिवेशनल बुक्स होती हैं जिनको मैं रीड करता रहता हूँ। अभी हाल ही में ये वाली बुक चल रही है। कभी कभी जब भी अपनी बुक स्टडी से बोर होते हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। इनमें बहुत ही अच्छी बातें रहती हैं और बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ होता है इन्होंने। असफल होना क्यों ज़रूरी है, ये वाली बुक भी अभी कंटिन्यू है। इससे पहले मैंने ये वाली पढ़ी थी, बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। नाम पे मत जाइएगा, बहुत ही अच्छी बुक है ये, बहुत ही शानदार बुक है। ये लिखी है भूपेंद्र सिंह राठौर जी ने, जो कि एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे और बहुत ही स्ट्रगल किया था इन्होंने। और
अभी हाल ही में, और अब मैं आपको अपनी अभी हाल ही की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि वर्ग 3 में कैसे तैयारी करी है, क्या तरीका रहता है। सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस मजबूत करूँ। यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप अपना बेस मजबूत करें। मेरा कहने का मतलब है आप सबसे पहले एनसीईआरटी को करिएगा। यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आप 4th क्लास से मैथ स्टार्ट कीजिएगा। आप कुछ कहेंगे कि 4th क्लास तो बहुत छोटा लेवल हो गया, नहीं, आपको 4th क्लास से ही स्टार्ट करना चाहिए। 4th और 5th क्लास को आप एक दिन में कर देंगे या 2 दिन मान लीजिएगा। 2 दिन में आप 4th 5th को कंप्लीट कर देंगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने 4th और 5th क्लास का मैथ किया था। हालांकि मेरा मैथ ठीक था, फिर भी मैंने किया था, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ी होती हैं, यदि हम दोबारा पढ़ते हैं तो वो सीख पाते हैं। जैसे बीजांक वगैरह हो गया, कुछ शॉर्ट ट्रिक हो जाती हैं, अपनी वैदिक मैथ की हो जाती हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो आप उसको करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपका मैथ में बेस कमज़ोर है तो आप पहले एनसीईआरटी करिएगा। एटलीस्ट 10th क्लास तक आप जैसे ही एनसीईआरटी कर लेंगे उसके बाद में आप फिर यूट्यूब को या किसी अदर चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और बेसिक मैथ की तो मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, लेकिन वो बहुत पहले बनाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं वो भी। और कुछ ट्रिक्स भी अपलोड करता रहता हूँ मैं। हालांकि अब तो मैं नहीं कर पा रहा यूट्यूब पे टीचिंग वाली वीडियोस, क्योंकि मेरा टाइम मेरी स्टडी में ज़्यादा जा रहा है। हाँ, आने वाले समय में शायद मैं यूट्यूब पे आके आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके, इसके बाद में अभी ये कुछ और बुक्स है, ये रीजनिंग की बुक्स अभी लेके आया था मैं, ताकि हल्का फुल्का यहाँ से कर सकूँ। मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में भी मैंने पहले बताया था कि अभी मैं हल्का फुल्का कंप्यूटर कर रहा हूँ और लगभग परीक्षा मंथन का कंप्यूटर हो गया है मेरा। और अब मैं आपको बताता हूँ अब आगे की रणनीति क्या है मेरी। देखिए, वीडियो लेंदी होने वाली है, कोई बात नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो पूरी देख रहे होंगे, और जिनको केवल ऐसी वीडियो पसंद नहीं, कट ऑफ वगैरह या अदर वीडियोस पसंद हैं जिनमें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, तो शायद वो लोग वीडियो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। यदि आप पहुँच पाए हैं तो आप शायद चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आगे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके अंदर होगा। तो अब देखिएगा, वैसे अभी हाल ही में मेरी तैयारी केवल एक एग्ज़ाम की नहीं चल रही है, क्योंकि 2022-23 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मुझे वर्ग 2 और वर्ग 1 का मौका मिल जाए। हालांकि अभी वर्ग 1 के लिए तो मेरा पीजीटी कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा एमएससी मैथमेटिक्स से। हो सकता है कि जब तक वैकेंसी है तब तक मेरा ये भी हो जाए, मैं पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं। नहीं तो वर्ग 2 के लिए तो वैसे भी मैं एलिजिबल हूं मैथ से। और इसके साथ वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए भी हल्का फुल्का करता रहता हूँ। 11th और 12th की मैथ्स पे अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का फोकस कर रहा हूँ। लगभग 1 घंटे पढ़ता हूँ अभी मैं, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को मैथ पढ़ता हूँ 11th और 12th की, क्योंकि अभी हल्का फुल्का कर रहा हूँ। क्योंकि लगभग 11th और 12th क्लास में मैंने मैथ की होगी ये वाली। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया जाए, एक बार एनसीईआरटी कर ली जाए। क्योंकि जब मैं था जब एमपी बोर्ड में था, लेकिन अब जो एनसीईआरटी है वो अलग है। तो मैं एनसीईआरटी 11th 12th की मैथ पे हल्का फुल्का फोकस कर रहा हूँ कि 5-6 महीने में, आराम से 5-6 महीने में एक बार हो जाए। क्योंकि आगे चल के क्या पता क्या पूछा जाए, तो इतने कम समय में हम नहीं कर पाते। एक बार हम ऊपर देख लें तो आगे चल के हेल्प मिलेगी। और उसके साथ जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती हैं। आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैं भी एग्ज़ाम दे सकता हूं। तो उसकी तैयारी भी लगभग, वो तो ये मान लीजिएगा टीचिंग के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है। बस मेन चीज़ है सब्जेक्ट पे फोकस करना है हमें, बाकी एग्ज़ाम पे तो फोकस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम हिंदी कर रहे हैं तो क्यों ना हम हिंदी को एक ठीक ठाक अच्छे लेवल की कर लें। हिंदी लगभग सभी एग्ज़ाम में हमें हेल्प कर देगी, बाल विकास हमें लगभग हर एक एग्ज़ाम में हेल्प कर देगा, मैथ हमें हर एक एग्ज़ाम में हेल्प कर देगा, इंग्लिश हमें हेल्प करेगी। ओके, जो भी और अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि साइंस हो गई वो भी हमें हेल्प कर देगी। और मैंने कुछ नोट्स भी बना रखे हैं अपने, जैसे कि मैथ के सीडीपी के तो मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा नोट्स ना बनाऊँ। यदि एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह रहती हैं तो मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेता हूँ और वहीं पे पेंसिल से लिख लेता हूँ वहाँ पे मैं। जैसे कि अब कुछ 2-4 चीज़ें और आपको बता देता हूं जो कि आपने कमेंट करके पूछा था कि भैया आप कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं। तो देखिए फिर बता देता हूं मैं। पहले तो मैं एनसीईआरटी पे फोकस करता हूं। एनसीईआरटी के बाद में उस टॉपिक को समझने के बाद में यूट्यूब पर उसके कुछ वीडियोस देख लेता हूं, मैं एमसीक्यूज़ की वीडियोस देख लेता हूं, ताकि वो टॉपिक कवर होने के बाद में उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। और जैसे कि अभी मैंने एक बुक ली हुई है
ये वाली बुक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह व्याख्यान सहित NCERT आधारित लगभग 6वीं से लेके 12वीं तक के इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हल्का फुल्का मैं इसको रीड कर रहा हूँ, क्योंकि जीके भी आपको पता है एग्जाम्स में आता है। अधिकतर लोग जीके वाले पोर्शन से डर के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, कम से कम एक बार 2 बार NCERT को हमें करना चाहिए। क्या पता हमारा वहाँ से फंस जाए। हो सकता है कि मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई आ जाए तो ना बन पाए, तो हमें वहाँ पे कम से कम जीके हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जीके के लिए NCERT वगैरह ठीक ही है, लुसेंट भी हम कर सकते हैं। और आप जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, या फिर आपने कोई सा कोर्स लिया हुआ है, या आपने कोई सी ऑफलाइन कोचिंग करी हुई है, या आप जिन भी बुक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह कि आप उनको रिवीजन कितना करते हैं, ये मायने रखता है। जैसे कि मैंने बाल विकास की बात करूँ तो मैंने 6 से 7 बार तो रिवीजन हो गया होगा मेरा CTET और वर्ग 3 को मिला करके, तो लगभग काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई। उसके बाद भी हम भूल जाते हैं, तो रिवीजन ज़रूरी होता है। एक बार कंप्लीट हो गया, एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन की कोशिश करना चाहिए। मैं भी यही करता हूँ कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए 2-3 महीने में, फिर उसके बाद में रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है, अलग अलग जगह से मॉक टेस्ट हमें लगाना है। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। तो और भी कुछ लोगों ने पूछा था, मतलब हाँ, और भी बहुत बच्चों ने कमेंट की थी कि अब आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है भाई, आपके पास, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी यदि हम तैयारी करते हैं तो 6-7 महीने में, अभी केंद्रीय विद्यालय का शायद नोटिफिकेशन आपको 2-3 महीने बाद देखने को मिल जाए, जुलाई अगस्त तक। शायद नवोदय विद्यालय का 22 या 23 में देखने को मिल जाए। DSSB का आपको देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट एग्ज़ाम तो देख सकते हैं ना हम। भाई मान लीजिए हम वर्ग 1 की या 2 की ही तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन तैयारी इतनी अच्छे से करना है कि हम केंद्रीय विद्यालय का भी एग्ज़ाम दे पाएँ, हम DSSB दिल्ली वाला एग्ज़ाम भी दे पाएँ, और हम अदर एग्ज़ाम भी दे पाएँ। हमें बस तैयारी अच्छी करना है। ऐसा नहीं कि हमारा टारगेट केवल दिल्ली वाले बोर्ड पर है, और भी एग्ज़ाम यदि आ जाते हैं उससे पहले हम वह भी देंगे टीचिंग वाला। लेकिन तैयारी अपनी अच्छी रहेगी तो ज़रूर अपना वो वाला एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और ये वाला एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि एक बार आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो 2-3 महीने में हम अपने जो भी अपन ने नोट्स बनाए हैं, जो भी अपन ने बुक्स को पढ़ रखा है, उसको रिवाइज कर पाएँ। तो ये चीज़ हमें वहाँ पे हेल्प करेगी, पक्का हमें हेल्प करेगी। लेकिन एक बार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेकर के आप एक बार अच्छे से सिलेबस को पूरा करिए, नोट्स बनाइए, तो बाकी इसके बाद में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बहुत कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट के मामले में मैं कहाँ से लगाता हूँ, मेरा सबसे पहला प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक में क्या है, बहुत ही अच्छा उसमें जो एक्सप्लेनेशन रहता है बहुत ही अच्छा दिया रहता है, तो मैं प्रायोरिटी देता हूँ टेक्स्ट बुक को। उसके बाद में जो बायजू वाला अपना है, जो जिसका नाम पहले ग्रेड अप था, उसमें भी कुछ मॉक दे लेता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी मेरी रहती है कि मैं टेक्स्ट बुक से मॉक लगाऊँ। तैयारी करते करते एक बार सिलेबस कर लीजिए आप अपना कंप्लीट, उसके बाद मॉक स्टार्ट करिएगा जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, और भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं। अभी एक ने बोला था कि भैया आपकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं आ रही है, तो क्या है कि मैं टाइम शायद मैनेज नहीं कर पा रहा था, यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। आपको मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि यूट्यूब पे मुझे रेगुलर वीडियो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं भी अपनी तैयारी कंटिन्यू चल रही है। यदि मैं यहाँ पर, हाँ, ये आपके साथ चलिए शेयर कर देता हूँ मैं, मेरे साथ भी कन्फ्यूज़न है कि मैं YouTube पे अभी कंटिन्यू वीडियो लाऊं या ना लाऊं। थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं मेरी तैयारी मैं अच्छे से ना कर पाऊँ, और कहीं ये भी रहता है कि लगभग 7 दिन में एक वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये भी रहता है, क्योंकि
अधिकतर यूट्यूब पर चैनल्स तो अपनी स्ट्रेटजी अपलोड करते ही रहते हैं, वो जैसे भी बनाते हैं, लेकिन अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन मेरी तैयारी कंटिन्यू है, तो मैंने सोचा कि अपने बारे में भी आपको बता दूं कि कैसे मेरी तैयारी चल रही है और भी सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, कोई सा सटीक रीज़न दीजिएगा आप वहाँ पे, ताकि मैं लगभग सैटरडे संडे को 1 या 2 वीडियो रेगुलर बेस पे ला पाऊँ। मेरी वीडियो ये लेंदी हो रही है, आप सभी को पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, जो देखने वाले हैं वो देख रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि मुझे वीडियोस लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है मुझे भी कि करूँ तो मैं क्या करूँ। कभी कभी देखिए आपको बता देता हूँ, कभी कभी मन होता है कि यूट्यूब आज से बंद, ऐसा होता है कि यूट्यूब बंद, अब कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, अब एक भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ना कमेंट देखूँगा। लेकिन फिर बाद में मन होता है कि चलो देख लेते हैं, कमेंट किसी बच्चे ने कमेंट करी होगी वो देख लेते हैं, शायद कुछ अर्जेंट कमेंट होगी या कुछ पूछना चाह रहा होगा, तो इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। तो मन में ये भी आता है, लेकिन कभी कभी ये भी आता है कि फिर पूरा टाइम यूट्यूबिंग को ही दे दो, फिर अपनी तैयारी मत करो। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम उससे ऊपर उठते हैं, टाइम लगता है। तो आप लोग किसी तर्क के साथ में ये ज़रूर सजेशन दें मुझे कि करना क्या चाहिए, ताकि आप भी मुझसे कनेक्ट रह पाएँ और मैं भी आपसे कनेक्ट रह पाऊँ। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है, हम एक दूसरे के साथ में साझा कर पाएँ। और जाते जाते ये कहूँगा कि आप ये ज़रूर बता के जाइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानना है ना, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास में 2 साल का नॉलेज है, तो मैं आपको एक वीडियो में पूरा नहीं दे पाऊँगा, आप भी समझते हैं। आपको क्या करना है, अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में वीडियोस देखनी, टॉपर्स की वीडियो देखना है। मैं भी टॉपर्स की वीडियो देखता रहता हूँ, चाहे वो, मैं तो भाई एसएससी सीजीएल की टॉपर की वीडियो भी देखता हूँ, यूपीएससी वाले के भी, नीट वाले टॉपर की वीडियो भी देखता रहता हूँ, JEE वाला जो भी टॉपर आता है उनकी वीडियो भी देखता रहता हूँ, क्योंकि वो टॉपर्स हैं, उन्होंने तैयारी कैसी करी है हमें आइडिया मिलता है। भला ही उसने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, चाहे वो CBSE का टॉपर रहा हो 10th और 12th में, लेकिन हम सीख तो सकते हैं ना, उसने कुछ नया अपनाया होगा। तो हमें टॉपर्स की वीडियो देखते रहना चाहिए, केवल 1-2 को फॉलो नहीं, बल्कि जितने भी टॉपर्स हैं लगभग आपको जितनी ज़्यादा वीडियो देखने को मिल सकती हैं आप देखिएगा। इसमें आपको मोटिवेशन ही मिलेगा ना भाई। आप फालतू की बकवास वीडियो देखने से बढ़िया है तो आप ये देख लीजिएगा, इसमें आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, आप आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रख पाएंगे। तो नीट हो गया, JEE वाला हो गया, ऐसे लोगों के आपको इंटरव्यू देखने चाहिए। CGL के टॉपर्स जो होते हैं उनके इंटरव्यू देखने चाहिए। कांस्टेबल SI जो होते हैं, IAS IPS होते हैं, उनके टॉपर्स के इंटरव्यू आपको देखने चाहिए कि कैसे वो वीडियोस बनाते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होती है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गई है, और जो मैंने आपसे बोला है सजेशन, वो आप सजेशन कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, सुझाव अपना ज़रूर दीजिएगा कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, वीडियोस लाना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।